ठीक है, तो देखिए fx आपका है 2n डिग्री का पॉलिनोमियल है ना। nc0 x का रेज पर n माइनस nc1 x का रेज पर n माइनस 1 nc2 x स्क्वायर रेज टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन, ऐसे करके बढ़ते जाएं तो प्लस ncn माइनस 1 रेज टू द पावर। ठीक है, ये हो जाएगा। ये 2n डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसको एक एक बार डिफरेंशिएट करते जाएंगे, इसकी डिग्री एक एक कम होती जाएगी, है ना। एक एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक एक डिग्री कम होगी। तो जब n टाइम्स डिफरेंशिएट कर दें तो ये आपका dn fx by dxn इक्वल टू 0, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन आ जाएगा। अब इस इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी, n, है ना। dn fx by dxn इक्वल टू 0 इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n, पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n। ठीक है, और कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन जितने डिग्री का होता है एग्जैक्टली उसका उतना ही रूट होता है। तो दिस इंप्लाइज द इक्वेशन हैज एग्जैक्टली n रूट्स। n से ज्यादा जैसे ही हुआ तो इक्वेशन रहेगा ही नहीं, आइडेंटिटी हो जाएगी एज एग्जैक्टली n रूट्स। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का पक्का n रूट्स है। अब जरा देखिए, अब इन रूट्स को देखें तो शुरू हो जाइए fx से, है ना। fx आपका कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है क्योंकि पॉलिनोमियल है, और -1 और 1 दोनों जगह पर fx की वैल्यू सेम है ना। इसका मतलब fx पर रॉलीज थ्योरम लगाया जा सकता है ना। ऑन fx रॉलीज थ्योरम इज एप्लीकेबल, ऑन fx रॉलीज थ्योरम इज एप्लीकेबल। ठीक है, तो एज पर रॉलीज there exists at least one c belonging to open interval -1 to 1 where derivative will be 0। आप लिख सकते हैं f dash c will be 0 in between -1 and 1। -1 और 1 के बीच में कम से कम एक पॉइंट होगा, ये सब कम से कम एक है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव -1 और 1 के बीच में रॉलीज के हिसाब से एक जगह पर 0 होगा। अब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तब भी, अब डिफरेंशिएशन सीधा सीधा मैं करता हूं, जैसे fx आपका है x² - 1 रेज पर n, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो f डैश x क्या आता है, n x² - 1 रेज टू द पावर n - 1 और इंटू 2x, ये आएगा। तो इफ n इज वेरी लार्ज तो x² - 1 विल स्टिल रिमेन इन द फैक्टर। इसका मतलब 1 और -1 पर अभी भी इसका डेरिवेटिव 0 होगा। f डैश -1 इज 0, f डैश 1 इज 0। ठीक है, अभी भी f डैश 1 0 होगा, f डैश -1 0 होगा, दोनों 0 होगा। अब जरा देखिए, अब f डैश की बात करें तो f डैश x भी एक पॉलिनोमियल है 2n - 1 डिग्री का, 2n - 1 डिग्री का। तो अब ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा, ये भी डिफरेंशिएबल होगा इन एनी इंटरवल ऑफ आवर चॉइस। तो अब जब -1 और c के बीच की बात करें, है ना, -1 और c के बीच में, ठीक है, अब इस इंटरवल में बात करिए, यहां से लेकर यहां तक और फिर यहां से लेकर यहां, इस दो इंटरवल में रॉलीज के बारे में देखें तो रॉलीज थ्योरम इज अगेन एप्लीकेबल इन -1 to c एज वेल एज c to 1। इसीलिए कि f डैश x भी पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूअस है, -1 और c दोनों जगह पर वैल्यू इसकी सेम है, इनफैक्ट वैल्यू 0 है। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन से c1 वेयर डेरिवेटिव ऑफ f डैश x, मतलब f डबल डैश c1 विल बी 0। कम से कम एक पॉइंट होगा c1 -1 और c के बीच में जहां पर इसका डेरिवेटिव 0 हो जाए, f डैश x का डेरिवेटिव 0।
ठीक है, वही हालत होगी C से 1 के बीच में। इसमें भी कम से कम एक पॉइंट होगा जहां पर एफ डैश एक्स का डैश डेरिवेटिव ये 0 हो जाए, एफ डबल डैश C2 विल बी 0। -1 और C के बीच में कम से कम एक C1 हुआ, C और 1 के बीच में कम से कम एक C2 है जहां पर इसका डेरिवेटिव 0 है। ठीक, अब देखिए, और जब n if n is very large तो still you can say f double dash -1 will be 0 and f double dash 1 will be 0। ठीक है, अब जरा देखिए, -1 और 1 के बीच में रॉलीज के हिसाब से दो एडिशनल पॉइंट आ गया जहां पर डबल डेरिवेटिव 0 है। तो डबल डेरिवेटिव की बात करेंगे तो दो एडिशनल पॉइंट आता है। ऐसे ही ट्रिपल डेरिवेटिव की बात करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 कैसे आएगा तो देखिए, इन 3 इंटरवल में आप रॉलीज लगा सकते हैं, एक ये सेकेंड और ये थर्ड इंटरवल, और इन तीनों में रॉलीज एप्लीकेबल है। एज पर रॉलीज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन मतलब डेरिवेटिव ऑफ डबल डैश विल बी 0। आप कह सकते हैं एफ डबल डैश ट्रिपल डैश, ठीक है, K1 इज 0, एफ ट्रिपल डैश K2 इज 0 और एफ ट्रिपल डैश K3 विल बी 0। ठीक, और जब n बहुत ही लार्ज है तो ट्रिपल डैश एंड पॉइंट पर भी 0 होगा। एफ ट्रिपल डैश -1 इज 0 एंड एफ ट्रिपल डैश 1 इज ऑल्सो। आ गया? तब देखिए, जब ट्रिपल डैश की चर्चा होगी तो -1 और 1 के बीच में 3 पॉइंट होगा एज पर रॉलीज जहां पर कि ट्रिपल डैश 0। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये आप कहां तक लगा सकते हैं, n-1th डेरिवेटिव तक। n-1th डेरिवेटिव तक x² - 1 एक फैक्टर के रूप में बना हुआ रहेगा, क्योंकि x² - 1 रेज पर n था। तो इसीलिए अंत तक nth डेरिवेटिव की बात करें तो देखिए, सिंगल डेरिवेटिव में रॉलीज से कितना आया, एक पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट। डबल डेरिवेटिव से रॉलीज से निकल के आया 2 पॉइंट, -1 और 1 के बीच में रॉलीज से आया। एंड पॉइंट तो उस फैक्टर के कारण, तो रॉलीज की बात मैं कर रहा हूँ। ट्रिपल डेरिवेटिव में बीच में 3 पॉइंट आया। तो जब n-1th डेरिवेटिव की बात करेंगे तो देखिए, n-1th डेरिवेटिव की बात करेंगे, f n-1 -1 विल बी 0, f n-1 1 will be 0, मतलब n-1 का मतलब n-1th डेरिवेटिव will be 0 at n points। और n-1th डेरिवेटिव की जब बात होगी तो बीच में टोटल कितना पॉइंट आएगा, n-1। तो इन बिटवीन -1 and 1 there will be n-1 points as per Rayleigh, from Rayleigh, where dn-1 fx by dx n-1 will be 0। -1 और 1 के बीच में n-1 पॉइंट्स आया जहां पर कि इसका डेरिवेटिव 0 होगा, है ना, n-1 एट डेरिवेटिव 0 होगा। तो अब जरा देखिए, अब एंड पॉइंट्स को मिला करके टोटल कितना पॉइंट हुआ जहां पर कि n-1th डेरिवेटिव 0 होगा, n-1 n + 2। तब लिखता हूं कंक्लूजन में कि देयर आर n+1 points, n+1 points in -1 to 1 where dn fx by dn-1 fx by dx n-1 is 0, क्योंकि बीच में रॉलीज से आया और -1 और 1 पर था ही x² - 1 के प्रेजेंस के कारण, क्योंकि एक n-1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो x² - 1 एक पावर के साथ में फैक्टर में बना हुआ होगा, और जैसे ही nth डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसलिए कि कोई भी फैक्टर जितने पावर के साथ में होता है किसी भी फंक्शन में, उतने बार डिफरेंशिएट होने के बाद वो एलिमिनेट हो जाता है। उससे कम बार डिफरेंशिएट करेंगे तब तक वो फैक्टर में बना हुआ रहेगा। ठीक है, अब देखिए, n-1 + 2 n+1 पॉइंट्स हो गया जहां पर n-1th डेरिवेटिव 0 है। अब इस n-1th डेरिवेटिव पर भी रॉलीज लगा सकते हैं। इस पर रॉलीज लगाएंगे क्योंकि डिफरेंशिएशन के बाद जो एक्सप्रेशन जनरेट होता है वो भी एक पॉलिनोमियल ही है, और पॉलिनोमियल पर रॉलीज हमेशा लगाया जा सकता है किसी भी इंटरवल ऑफ चॉइस पर, सिर्फ एंड पॉइंट्स पर वैल्यू सेम होते जाए।
ठीक है, तो अब देखिए, अब जो nth डेरिवेटिव के लिए प्लेटफॉर्म आया -1 से लेकर के 1 तक, -1 और 1 ये भी अपने पॉइंट में शामिल है। अब बीच में n-1 है, x1 x2 x3 है ना, xn-1, ये इस तरह से इतना पॉइंट है जहां पर कि n-1 है डेरिवेटिव 0। तो इन हर इंटरवल में रॉलीज के हिसाब से एक एक पॉइंट कम से कम होगा जहां पर कि nth डेरिवेटिव विल बी 0, fn x1 विल बी 0, इसमें कोई ना कोई एक पॉइंट x2 है जिसमें fn x2 विल बी 0, इसमें कम से कम एक पॉइंट x3 होगा जिसमें fn x3 विल बी 0, ठीक है। और ऐसे ही होते होते लास्ट में fn xn विल बी 0, क्योंकि 4 पॉइंट है तो उसके बीच में 3 इंटरवल जनरेट हो सकता है, 5 पॉइंट है तो 4 इंटरवल जनरेट हो, n+1 पॉइंट्स है तो कितना इंटरवल जनरेट होगा, n। और हर इंटरवल में रॉलीज ने क्या दावा ठोका कि कम से कम एक पॉइंट होगा जहां पर डेरिवेटिव 0 है। अब इसको देख करके आप कह सकते हैं कि इन हर इंटरवल में कम से कम एक तो है ही, तो इसका मतलब एज पर रॉलीज कि dn fx/dxn इक्वल टू 0 has at least one root, has at least one root, at least one root in -1 to 1, मतलब इतने जगह पर कम से कम ये 0 होगा, ठीक है। रॉलीज ने कहा एटलीस्ट वन रूट, एटलीस्ट वन रूट इन माई एटलीस्ट n रूट, 1 नहीं, हैज एटलीस्ट n रूट, ठीक है, हैज एटलीस्ट n रूट्स इन -1 to 1, रॉलीज ने कहा। लेकिन थ्योरी ऑफ इक्वेशन का कहना यह था कि इस इंटरवल में सॉरी इस इक्वेशन का कितना रूट हो सकता है, एग्जैक्टली n रूट्स, एग्जैक्टली n रूट्स। तो इसका मतलब दोनों को मिला दे, थ्योरी ऑफ इक्वेशन को और इसको, एक कंफर्म कंक्लूजन आ जाएगा कि इस इक्वेशन का n का n रूट, n ही रूट है और n रूट रियल है क्योंकि किसी इंटरवल में लाई करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी किसी इनइक्वालिटी की बात ही नहीं करते हैं। तो देयरफॉर ऑल रूट्स ऑफ इक्वेशन, all n roots of equation, all n roots of equation are real and they lie in -1 to 1 with open interval, -1 और 1 के बीच में ही सिमटा हुआ है, 1 के आगे कोई रूट नहीं है, -1 के पीछे कोई रूट नहीं। इतना बड़ा कंक्लूजन दे दिया। इसका मतलब इस इक्वेशन का कोई नॉन रियल रूट नहीं है, एक भी नॉन रियल रूट नहीं है, ठीक है। तो इस इक्वेशन का n रूट रियल है, आप जो देख भी सकते हैं। और जहां जहां पर आपको एटलीस्ट वन दिया था वहां पर क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन, समझ गए, एग्जैक्टली वन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा एग्जैक्टली वन, क्योंकि एक भी मान लीजिए ज्यादा हुआ तो अंत में n+1 से ज्यादा पॉइंट हो जाएगा जहां पर n-1 है, डेरिवेटिव 0 है। इसका मतलब उस हर इंटरवल में जब एक एक पॉइंट निकालेंगे तो n से ज्यादा रूट आ जाएगा। dn fx/dxn इक्वल टू 0 n डिग्री का ही पॉलिनोमियल इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन जब तक है तब तक तो एक ही रूट होगा, एक ही रूट होगा, है ना। तो इसीलिए उस इक्वेशन का रूट n ही होगा, चाहे जैसे भी निकलता हो, है ना। तो हमें अपने स्टेटमेंट पे सुधार करना होगा, जहां जहां एटलीस्ट करते थे वहां अब कहना होगा एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल ये f' ही है, इसीलिए मैंने डिफरेंशिएट करके रख लिया था। अब देखिए -1 और 1 के अलावे f' कहां पर 0 है, x इक्वल टू 0 पर। तो देयर इज एग्जैक्टली वन पॉइंट x इक्वल टू 0 where f' will be 0 in between -1 and 1, -1 और 1 पर तो है ही, उसके अलावा एक ही पॉइंट है 0 जहां पर डेरिवेटिव 0 है। ऐसे ही दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डबल डेरिवेटिव -1 और 1 के बीच में पक्का दो ही जगह 0 हो, ठीक। अब यही पूछ करके आपको जैसे f' दे दिया x² - 1 रेज़ पावर 20 और कहता है कि फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स इन -1 to 1 वेयर फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ fx इज 0, दे सकता है, कोई बड़ा तो फंक्शन है नहीं, है ना। तो कहेगा एटलीस्ट 4
एग्जैक्टली 4, है ना, इट विल डिपेंड ऑन कोफिशिएंट लाइक दिस, नहीं, या n दे दिया n इज मोर देन 4, x स्क्वायर माइनस 1 रेज पर n, ये सब आईटी का काम होता है, कह देगा n इज मोर देन 4, n इज मोर देन 4, ठीक है, या ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ऐसे करके कुछ दे देगा। कम से कम 4 बार तो डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं, 4 बार डिफरेंशिएट करने लायक देगा वो, है ना। तो कहेगा कि फोर्थ डेरिवेटिव -1 और 1 के बीच में कितने बार 0 होगा, ये बता दो। तो 4 बार, पक्का 4 बार, एग्जैक्टली 4 बार, नॉट लेस देन दिस, नॉट मोर देन दिस एवर, ठीक है। डबल डेरिवेटिव पक्का 2 बार 0 होगा। ट्रिपल डेरिवेटिव -1 और 1 के बीच में पक्का एडिशनल 3 ही बार 0 होगा, जब फंक्शन आपका इस फॉर्म का है। तो रॉलिंस थ्योरम से आप इस तरह का भी कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फुली समझ गया इसको? ठीक है, ये आपने 4 जो कहा है, 4 के तो 4 बार मतलब एग्जैक्टली 0 होगा। हाँ, सर ये बात नहीं समझ में आई, इसलिए मैंने -1 पर -1 और 1 के बीच में, अच्छा बीच में, -1 और 1 के बीच की बात मैं कर रहा हूँ। जहां जहां रॉलिज ने एग्जैक्टली एटलीस्ट कहा था, वहां पर आपको एग्जैक्टली लगाना है, समझ गए? इसलिए कि अंत में एक भी एडिशनल पॉइंट आ गया, n+1 से ज्यादा आ गया, तो इसका मतलब नंबर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, dnfx/dxn = 0 का n से ज्यादा, जो हो नहीं सकता चूंकि पॉलिनोमियल इक्वेशन है, और पॉलिनोमियल इक्वेशन का डिग्री के बराबर ही रूट होता है, चाहे उसमें जितनी बंदरबांट हो जाए, जितना रियल नॉन रियल हो जाए, ठीक है। तो इसलिए जहां जहां रॉलिज ने एटलीस्ट कहा है, वहां सब जगह पर एग्जैक्टली आपको यूज करना है। जैसे एक f' मैंने लिख के रख लिया था कि देख रहे हैं कि x² - 1 रेज पर n-1 को हटा ले तो एक ही वेरिएबल फैक्टर है x, जिसको 0 करेंगे तो f' 0 होगा, ठीक। तो x = 0, -1 और 1 के बीच में है भी संयोग से, एक ही अकेला नंबर, इकलौता नंबर है 0, जहां पर कि f' 0 होगा अपार्ट फ्रॉम -1 एंड 1। -1 और 1 तो है ही, ठीक है, nth डेरिवेटिव तक, nth डेरिवेटिव से पहले तक -1 और 1 पर 0 होगा ही डेरिवेटिव, लेकिन उसके बीच में जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उतने बार वो डेरिवेटिव 0 होगा, है उतने जगह पर वो डेरिवेटिव 0, ठीक है। जैसे nth डेरिवेटिव की बात करें तो n-1th डेरिवेटिव -1 और 1 के बीच में पक्का n-1 पॉइंट पर 0, ठीक है। थर्ड डेरिवेटिव पक्का 3 ही पॉइंट पर 0 होगा, एटलीस्ट 3 नहीं, पक्का 3, k1 k2 एंड k3। डबल डेरिवेटिव 2 ही जगह पर 0 होगा, इन बिटवीन -1 एंड 1 एट c1 एंड c2, और बाहर तो होता ही नहीं है कभी। 1 के आगे कितने जगह पर होगा तो कहीं नहीं हो सकता भाई, -1 के पीछे कितने जगह पर कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो जब तक n आपका काबू में रहेगा, n तक डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। इसको समझ गए? यस कि नो बताइए। ठीक है सर। ठीक है, तो हटा दिया जाए इसको। अब आइए, कुछ और काम कर लें इसमें, है ना। कहता है आपको कि शो दैट बिटवीन any two roots of एक इक्वेशन दिया हुआ है e⁻x cos x = 1, there exists at least one, देख रहे हैं आगे है, at least one root of e⁻x sin x = 1, ठीक है। कि पहले इक्वेशन के किसी भी दो रूट के बीच में दूसरे इक्वेशन का कम से कम एक रूट लाई करें,
ठीक, तब देखिए e रेज टू द पावर cos x cos x इक्वल टू 1 है ना। से इसका रूट अल्फा बीटा ले लेते हैं एज रूट्स अल्फा एंड बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा इसका रूट है। अब और इसका रूट हो सकता है, मतलब इस पर तो विश्वास होगा ही, क्यों, तो e रेज पर x इक्वल टू देखिए sec x। अब e रेज पर x आप ड्रॉ करेंगे, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब sec x ड्रॉ करेंगे 0 पर 1 और sec 0 भी 1 होता है। तब यहां से -π/2 से π/2 के बीच ये ऐसे करके कर्व रहेगा, फिर इसके आगे नीचे जाएगा, लेकिन जब कभी भी ऊपर जाएगा तो इसको कट करते हुए जाएगा, नहीं नीचे ये sec x का ग्राफ है, ये हो गया। फिर अब जब इधर आएंगे ये 2 बार कट करेगा इधर में, है ना, ये कट करते हुए गया। तो इस तरह से कई बार कट करेगा, तो इसलिए रूट है इसका, मतलब इसमें डाउट नहीं करना कि रूट ही ना हो, रूट है। एक तो 1 दिखता है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 दिखता है। तो इसी तरह से कहता है कोई भी दो रूट ले लें तो उसके बीच में दूसरे इक्वेशन का कोई ना कोई रूट लाई करें, कम से कम एक रूट लाई करें, ठीक है। तो आप देखिए इसमें रॉलीज कैसे लगाएं, तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे भी, cos x इक्वल टू e रेज पर माइनस x, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो पॉजिटिव होता है, कहीं भी ले जा सकते हैं आप, किसी भी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो इसे लिखा जा सकता है e रेज टू द पावर या cos x माइनस ऑफ e रेज पर माइनस x इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का ये दोनों रूट है, इक्वेशन तो वही है। अब फंक्शन ये ले लेते हैं, एफ एक्स इज cos x माइनस ऑफ e रेज पर माइनस x, ठीक है, फंक्शन ये ले। तो अब इस पर आप रॉलीज लगा सकते हैं, क्यों, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, cos x इज कॉन्टिन्यूअस, e रेज पर माइनस x इज कॉन्टिन्यूअस, तो सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। सिर्फ रेशियो हो तो वहां पर डाउट है, वहां पर कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए इन तीन में कोई डाउट नहीं करना है। कंपोनेंट फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस है तो सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस विल ऑलवेज बी कॉन्टिन्यूअस। अब जरा देखिए एफ अल्फा और डिफरेंशिएबल भी है ना, एफ अल्फा इज 0, क्योंकि अल्फा इज रूट ऑफ इक्वेशन, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। सेम इज सिचुएशन विद एफ बीटा इज आल्सो 0। एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम हो गई। तब रॉलीज के लिए प्लेटफॉर्म यही है, रॉलीज के लिए सबसे आइडियल प्लेटफॉर्म यही है कि एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम हो जाए, है ना, तो आप रॉलीज लगा सकते हैं, एफ अल्फा इक्वल टू एफ बीटा इक्वल टू 0। तो रॉलीज के हिसाब से देयरफॉर देयर एग्जिस्ट at least one C belonging to open interval alpha beta where f dash C is 0। ये कहता है, तब fx को डिफरेंशिएट करें, f dash x लिखें, क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स और प्लस ई रेज पर माइनस एक्स। इसका मतलब लिख सकते हैं माइनस साइन सी और प्लस ई रेज टू द पावर माइनस सी 0। इसका मतलब साइन सी is e raised to power minus c means e raised to the power c और into sin c is 1, ठीक है। कब आ गया, इसका मतलब x इक्वल टू c इस इक्वेशन का रूट है, therefore x इक्वल टू c is रूट ऑफ किसका, e raised to the power x sin x इक्वल टू, ठीक है। किसने बताया, तो इसने बताया, है ना। तो और वो सी अल्फा और बीटा के बीच में लाई करता है, तो इसीलिए जहां कहीं ये इसका पंचिंग लाइन है, ये एटलीस्ट वन जैसे ही बात करें तो इसका आंसर रॉलीज का यूज हो। तो एक इक्वेशन के दो रूट के बीच में दूसरे इक्वेशन का कम से कम एक रूट है।
ठीक है, तो जैसे ये 1 x इक्वल टू 0 पर 1 0 और अगला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया, इसके बीच में कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन होगा e रेज पर x sin x इक्वल टू 1 का, जो कि e रेज पर x और कोसेक x का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको दिखेगा दिखेगा। ठीक, समझ गए इसको? तो देख के बताएंगे। ठीक है, यस सर। है ना? चलिए, तो इसी तरह से इन सब को आप यूज करिए। और सब जैसे इससे पहले मैं एक LMBT को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, है ना? ये दोनों का भी तो थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। LMBT लैग्रांज मीन थ्योरम, जो रॉलीज का ही एप्लीकेशन, रॉलीज का ही एप्लीकेशन। तो इसमें कहते यही है कि fx डिफाइंड इन A to B such that, सिर्फ दो कंडीशन, इट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल A to B। दूसरा कहता है इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल A to B, दैट्स इट। अब थर्ड पॉइंट को विड्रॉ कर दिया, ठीक है? तो देन इफ fx डिफाइंड इन A to B such that, ये दो कंडीशन मानता हूं, देन कहता है देन देयर एग्जिस्ट at least one C belonging to open interval A to B where f dash C is fb minus fa और अपॉन b माइनस। ठीक है, अब ये इसको देख करके ये लगता है कि रॉलीज ने इसकी चीटिंग की होगी, है ना? इसको देख करके साफ साफ लगता है कि रॉलीज ने कुछ घपला किया है। नहीं कि एफ ए इक्वल टू एफ बी कह दें तो आपका आ जाएगा 0, एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो रॉलीज का थर्ड कंडीशन यही था, थर्ड कंडीशन ऐड करके एफ डैश सी को 0 कर दिया, है ना? अब मैं कहूँ कि एफ बी माइनस एफ ए इज 2 टाइम्स ऑफ बी माइनस ए, तो एफ डैश सी इज 2, है ना? तो ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे नाम से थ्योरम आ जाएगा। तो हकीकत ये है कि रॉलीज को देख करके इसने एक जनरलाइज स्टेटमेंट किया है, तो बेसिक रॉलीज है, इसीलिए अभी भी रॉलीज को ही पहले पढ़ाया जाता है। और सोचने के प्रोसेस में भी पहले रॉलीज आता है, देन लैग्रांज आता है, तब लैग्रांज पर आपको दिमाग चलाना है। अब देखिए इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से आपको कुछ आइडिया लगेगा। जैसे ज्योमेट्रिकली ये कहना क्या चाह रहा है कि ए और बी पर एंड पॉइंट पर वैल्यू कुछ भी हो चलेगा, है ना? एंड पॉइंट पर वैल्यू सेम होना जरूरी नहीं। जैसे x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, ठीक है, इस पर वैल्यू डिफरेंट भी हो सकता है, क्या है नहीं है उससे हमें मायने मतलब नहीं है। p पर फंक्शन की वैल्यू है एफ बी, ठीक। अब एफ एक्स अपना कॉन्टिन्यूअस है, तो हो सकता है कि सीधे ए से लेकर के बी तक सीधे रास्ते पर चल दे, ऐसा भी हो सकता है। एंड लीनियर फंक्शंस आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ऑलवेज डिफरेंशिएबल, पॉलिनोमियल है, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, हमेशा डिफरेंशिएबल होगा इन एनी इंटरवल ऑफ आवर चॉइस। तब इस लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ ए बी, तो आप लिख सकते हैं y माइनस एफ बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए और अपॉन बी माइनस ए, ये हो गया स्लोप, और टाइम्स x माइनस ए, x माइनस बी, है ना? y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1। किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लीजिए, तो मैंने b का कोऑर्डिनेट लेकर के लिख लिया इसको। तो इसका मतलब y को आप लिख सकते हैं, इस लाइन के y कोऑर्डिनेट को y एफ बी एंड प्लस एफ बी माइनस एफ ए
और अपॉन b माइनस a और टाइम्स x माइनस, ये लाइन की इक्वेशन है। तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स आपका यही आ जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। बाई द एफ एक्स इज दिस, एफ एक्स आपका यही हो जाए। तो यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स विल बी एफ बी माइनस एफ ए और अपॉन बी माइनस ए, जो कि स्लोप ऑफ लाइन। यस, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट वेयर एफ डैश सी विल बी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इफ एफ एक्स इज दिस लाइन इटसेल्फ। ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि फंक्शन इस तरह का लीनियर नहीं हो, स्मूथली यहां से यहां तक जाए, जिससे डिफरेंशिएबल हो जाए। कॉन्टिन्यूअस तो हो ही, साथ साथ स्मूथ हो, सडन जर्क नहीं हो, ये इस तरह का होगा। तो ए और बी के बीच में कम से कम एक पॉइंट होगा जहां पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट ड्रॉन विल बी पैरेलल टू कॉर्ड ए बी। यही वो पॉइंट सी है, यही वो पॉइंट सी है जहां पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट ड्रॉन विल बी पैरेलल टू कॉर्ड ए बी। ठीक है। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि फंक्शन इस तरह से नीचे से निकल जाए, है ना। तो यहाँ पर कहता है कि इस बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा जहां पर टेंजेंट ड्रॉ करे तो टेंजेंट विल बी ड्रॉन, टेंजेंट ड्रॉन विल बी पैरेलल टू कॉर्ड ए बी। ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, क्योंकि dy बाई डी एक्स एट एनी पॉइंट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट, और इन जनरल देन कैन बी न्यूमरस पॉइंट इन बिटवीन a and b where derivative will be equal to slope of the line AB, where tangent will be parallel to line AB, like this। ये यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, जितने बार लाइन को क्रॉस करके जाएगा उससे जितना इंटरवल जनरेट होगा उन सारे इंटरवल में आप ये लगा सकते हैं, है ना। उन सारे इंटरवल में कम से कम एक एक पॉइंट होगा जहां पर डेरिवेटिव की वैल्यू ये हो, स्लोप ऑफ लाइन AB के बराबर। ठीक है, ये फंक्शन इज सिंपली कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल, इन द गिवन इंटरवल। तो ये है इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब देखिए, अब इसी को मैं रॉलीज थ्योरम से ले आता हूं। तो रॉलीज के एप्लीकेशन में ऐसा भी काम करना होता है, जो कि नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे, कि हो सकता है कि फंक्शन आपको खुद भी लेना पड़े या ऐसा सिचुएशन एज्यूम करना पड़े। तो देखिए, क्योंकि काम क्या है वो तो फिक्स है ना। अब इसमें आपका काम क्या होगा कि किस फंक्शन पर रॉली लगाऊं। ये नहीं सोचना है ऐसे, जैसे बहुत स्टूडेंट ये सोचता है कि ऐसा कैसे याद आएगा, तब उसको याद नहीं आता है। लेकिन जो खोजना चाहता है तो उसको खुदा मिल जाते हैं, है ना। तो खोजने की कोशिश करनी, ये नहीं सोचना है कैसे याद आएगा। आएगा, क्यों नहीं आएगा। जब दूसरे को आता है और पूछा है तो याद आने के लिए ही पूछा है, ऐसा तो नहीं कि लापता चीज पूछ देगा। ए और बी, ये आपका एफ एक्स है। ठीक है, अब लाइन एफ एक्स नहीं, y इक्वल टू एफ एक्स ये है। ये लाइन आपके पास में है ही, जिसका इक्वेशन हमने लिखा है एफ बी प्लस ठीक है, एफ बी एंड प्लस एफ बी माइनस एफ ए और अपॉन बी माइनस ए और टाइम्स एक्स माइनस। ठीक है, यही आपका बी था जिसका कोऑर्डिनेट हमने बी कॉमा एफ बी लिखा, ए था जिसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा एफ ए हमने लिखा। अब मैं एक फंक्शन लेता हूं, ठीक है, जो कि इन दोनों पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, y1, इसके y कोऑर्डिनेट को मैं कह देता हूं y। एक फंक्शन हमारा है फाई एक्स विच इज y2 माइनस y, मतलब एफ एक्स एक ही एक्स था, एफ एक्स और माइनस लाइन का y कोऑर्डिनेट। तो लाइन का y कोऑर्डिनेट क्या है, एफ बी एंड प्लस एफ बी माइनस एफ ए और अपॉन
b माइनस a और टाइम्स x माइनस b, ये आपका है फाई एक्स। एफ एक्स लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम के दोनों शर्त को मानने वाला फंक्शन है। तो अब पहला देखिए, फाई एक्स को कह सकते हैं कि फाई एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल a to b। दूसरा, फाई एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a to b, है ना। फाई एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a to b, कॉन्टिन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। अब एंड पॉइंट की बात करिए, देखिए थर्ड, फाई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू ए डाल के देखिए, एफ ए और माइनस ऑफ ये होगा एफ बी माइनस एफ बी प्लस एफ ए, जीरो हो गया, फाई ए जीरो। ऐसे ही फाई बी निकालिए, तो फाई बी इज एफ बी माइनस एफ बी, दिस इज अगेन जीरो, जो होना भी चाहिए था। इसलिए कि हमने इस इंटरसेप्ट फंक्शन को फाई एक्स लिया है। हमारा जो फंक्शन है ये इंटरसेप्ट फंक्शन, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो एंड पॉइंट पर दोनों के वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना है, जीरो। तो ऑब्वियसली ये आना भी था, थ्योरेटिकली हमने दिखा दिया। तो इसका मतलब रॉलिस थ्योरम इज एप्लीकेबल, रॉलिस थ्योरम इज एप्लीकेबल, समझ गए। तो लैग्रांजेज को लाने के लिए भी रॉलिस का ही यूज होता है, ये नहीं कि इंडिपेंडेंटली आ गया अपने से, इंडिपेंडेंटली नहीं आया, इसने रॉलिस को यूज करके और तब ये एस्टैब्लिश किया है। तो अब रॉलिस के हिसाब से, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी belonging to open interval a to b where phi dash c is 0, है ना, phi dash c is 0। अब देखिए phi x आपके पास में है ना, phi x सही है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो phi dash x क्या आएगा, f dash x, ठीक है, और माइनस ऑफ ब्रैकेट के अंदर में एफ बी माइनस एफ ए और अपॉन बी माइनस ए, बस x माइनस बी का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ये फाई डैश x हो गया। अब फाई डैश c को जीरो करना है, तो आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज एफ डैश सी माइनस एफ बी माइनस एफ ए और अपॉन बी माइनस ए, दिस इज जीरो, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस, इसी को आप LMPT कहते हैं, जो कि रॉलिस का ही एक्सट्रैक्ट है, रॉलिस का एक्सट्रैक्ट। तो कहने के लिए ये अलग थ्योरम है, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, दोनों रॉलिस थ्योरम ही है। एक रॉलिस थ्योरम का एप्लीकेशन है और दूसरा डायरेक्टली रॉलिस थ्योरम है, ठीक है, समझ गया है। ठीक है, तो ये आपका LMPT है, और LMPT को लाया जाता है रॉलिस को यूज करके, और रॉलिस यूज करते समय या LMPT यूज करते समय ये काम आपको करना है, समझ गए, यही एक काम है ना, काम में काम यही एक है। ये नहीं सोचना है कि ये कौन करेगा, ये कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, आएगा, उसमें थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इनपुट देना होगा, इनपुट देना होगा तो जा करके सब काम आप कर सकते हैं, ठीक। जैसे अब देखिए, तो टाइम ही खत्म है, तो कल और इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा, जब बीच में रुक जाए